आदित्य ठाकरे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे हैं। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री भी रहे हैं। इन्होंने 24 अप्रैल को टाइम्स ऑफ इंडिया को एक इंटरव्यू दिया। चुनावी सीजन चल रहा है, विरोधियों पर आरोप प्रत्यारोप कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस इंटरव्यू में हमें कुछ इंटरेस्टिंग मिला। आदित्य ठाकरे का कहना था कि बीजेपी चीन की तर्ज पर भारत को वन पार्टी नेशन बनाना चाहती है। अब आखिर ये वन पार्टी सिस्टम क्या है, ये चीन में कैसे काम करता है और भारत के परिप्रेक्ष्य में वन पार्टी नेशन का मतलब क्या, और ये चीन के वन पार्टी सिस्टम से कितना अलग है, इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं हमारी खास सीरीज आसान भाषा में। सबसे पहले थोड़े बेसिक्स क्लियर करते हैं। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, इस पूरे कॉन्सेप्ट को अगर एक लाइन में कहा जाए तो गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, माने एक ऐसी सरकार जो जनता की है, जिसका एग्जिस्टेंस जनता की वजह से और जो जनता के लिए है। इस लोकतंत्र ने जनता को पॉलिटिकल विचारों की आज़ादी दी, लेकिन लोकतंत्र की इस खूबसूरती के साथ एक चैलेंज भी आया। कैसा चैलेंज? सरकार कैसे चुनी जाए? आप कहेंगे बहुत आसान है, वोट करो, सरकार चुन लो। लेकिन ये पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल साइंस इतनी सिंपल नहीं है। जनता के बीच कई पॉलिटिकल विचार होते हैं, यानी जनता के बीच विचारों का मतभेद भी होगा। ऐसे में कैसे एक सरकार चुनी जाएगी, इस समस्या से पार पाने के लिए बनाया गया पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम। पॉलिटिकल पार्टी माने एक संगठन जो किसी एक पॉलिटिकल विचार या कुछ विचारों के गुलदस्ते को रिप्रेजेंट करे। अब ये पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव में अपना उम्मीदवार घोषित करती हैं। जनता अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से एक संगठन यानी पॉलिटिकल पार्टी चुन पाती है, चुनाव के समय उन्हें वोट कर पाती है और अपनी आइडियोलॉजी की सरकार बना पाती है। लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम मुख्यतः 3 तरीकों का होता है। पहला है मल्टी पार्टी सिस्टम। इस सिस्टम में एक लोकतंत्र में कई पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं, जैसे भारत। दूसरा है बाई पार्टी सिस्टम, माने एक लोकतंत्र जहां सिर्फ 2 पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जैसे अमेरिका, वहां मुख्य तौर पर 2 पार्टियां, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक। तीसरा है सिंगल पार्टी सिस्टम, यानी एक लोकतंत्र में एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, चुनाव उसी में किया जाता है। इस लाइन को सुनकर आपको कुछ विचित्र लगा? एक पार्टी के बावजूद लोकतंत्र, ये कैसे हो सकता है? पहले डिटेल में समझते हैं ये वन पार्टी सिस्टम कैसे काम करता है। वन पार्टी सिस्टम को अगर हम थ्योरी में समझे तो ये डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी का मिक्सचर होता है। डिक्टेटरशिप में एक व्यक्ति डिक्टेटर होता है, सारी ताकत उसी के हाथ में होती है। लेकिन सिंगल पार्टी सिस्टम में जरूरी नहीं एक व्यक्ति के हाथ में सारी ताकत हो, या एक पार्टी सर्वे सर्वा हो सकती है। सिंगल पार्टी में सारा जोर एक पार्टी की ताकत बनाए रखने में होता है। डिक्टेटरशिप और वन पार्टी सिस्टम के अंतर को एक उदाहरण से समझिए। जर्मनी में नाजी पार्टी का उदय हुआ। होने को एक पार्टी थी, लेकिन इसका पूरा केंद्र एक व्यक्ति था, हिटलर। हिटलर के बिना नाजी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं था। इसके बरक्स चीन को देखिए। चीन में माओ तानाशाह हुए, लेकिन माओ के जाने के बाद भी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का प्रभुत्व कम नहीं हुआ। सत्ता के शीर्ष पर चेहरा बदलता गया, लेकिन पार्टी की सत्ता बरकरार रही। चीन के बारे में भी कुछ और बातें जानिए। यहाँ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं यहाँ और पार्टियां नहीं। यहाँ 8 और पार्टियां हैं जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ गठबंधन में है। इसे यूनाइटेड फ्रंट कहते हैं। ये 8 पार्टियां वैध हैं, लेकिन चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के सबऑर्डिनेट की तरह काम करती है, माने सिर्फ सुझाव दे सकती हैं, विपक्ष का रोल अदा नहीं कर सकती। कुछ पार्टियां जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ खड़ी होना चाहती थी, उन्हें बैन कर दिया गया, जैसे चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट पार्टी। ये 2013 में बनी और उसी साल बैन भी हो गई। तो आपने समझा कि डिक्टेटरशिप और वन पार्टी सिस्टम में अंतर क्या है। अब एक बड़ा सवाल आता है, अगर एक ही पार्टी है तो चुनाव कैसे होता है? चीन का उदाहरण ही दोबारा लेते हैं। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी या सीसीपी में 5 अलग अलग बॉडीज होती हैं और इनमें पावर हायरार्की का सिस्टम फॉलो होता है, माने सबसे ताकतवर सबसे ऊपर, उससे कम ताकतवर उससे नीचे, फिर इसी क्रम में नीचे की ओर। पार्टी में सबसे ताकतवर पद होता है जनरल सेक्रेटरी का। इस पद के लिए हर 5 साल में चुनाव होते हैं। जनरल सेक्रेटरी के बाद दूसरी सबसे शक्तिशाली बॉडी है पोलित ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी। इसमें होते हैं 7 से 9 मेंबर्स। चीन के ज्यादातर शक्तिशाली लोग इसी कमेटी का हिस्सा हैं। उदाहरण के तौर पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और पोलित ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर भी हैं। इस स्टैंडिंग कमेटी का सहयोग करने के लिए एक और बॉडी भी होती है, इसे पोलित ब्यूरो ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी कहते हैं। इसमें होते हैं 25 मेंबर। इस पोलित ब्यूरो ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के बाद होती है सेंट्रल कमेटी। इसमें 300 मेंबर्स होते हैं। इस सेंट्रल कमेटी के नीचे होती है कम्युनिस्ट पार्टी नेशनल कांग्रेस। इसमें होते हैं 2300 मेंबर्स।
अब देखिए चीन में चुनाव कैसे होता है। सबसे पहले देश भर में मौजूद चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के सभी कार्यकर्ता 2300 मेंबर वाली कम्युनिस्ट पार्टी नेशनल कांग्रेस का चुनाव करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, चीन के सभी नागरिक चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता नहीं होते हैं। इसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी नेशनल कांग्रेस के मेंबर अपने से ऊपर वाली बॉडी यानी सेंट्रल कमेटी के 300 मेंबर्स का चुनाव करती है। अब इस सेंट्रल कमेटी की जिम्मेदारी है टॉप 3 ताकतवर बॉडीज का चुनाव करना। कौन कौन सी? पोलित ब्यूरो ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, पोलित ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी और सबसे जरूरी जनरल सेक्रेटरी। ये सब देखने में काफी लोकतांत्रिक नजर आ रहा है, लेकिन पूरे प्रोसेस में सबसे ताकतवर लीडर के नुमाइंदे ही चुने जाते हैं। यानी कोई नया ताकतवर नेता अगर उभरेगा तो पहले उसके लोग अलग अलग लेवल पर भरे जाएंगे जिससे वो अगला जनरल सेक्रेटरी बन सके। ये तो हो गई पार्टी की बात, लेकिन अब सवाल ये है कि राष्ट्रपति को कैसे चुना जाता है। भारत की तरह ही चीन में 18 साल के ऊपर के सभी लोग वोट दे सकते हैं, उन्हें वोट देने का अधिकार है, लेकिन सरकार के चुनाव का सिस्टम भी कुछ वैसे ही होता है जैसे पार्टी के चुनाव में होता है। जनता सिर्फ लोकल कैंडिडेट्स को चुनती है, उसके बाद चुने हुए लोग प्रोविंशियल कमेटी के मेंबर को चुनते हैं। प्रोविंशियल कमेटी यानी राज्य की लेवल की कमेटी, सभी राज्यों के मेंबर्स मिलकर चीन की संसद के मेंबर्स को चुनते हैं। चीन की संसद को नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहते हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी संसद है, इसमें करीब 3000 मेंबर्स हैं। इस संसद के सदस्य राष्ट्रपति को चुनते हैं। इस संसद के सदस्यों का चुनाव भारत की तरह ही हर 5 साल में होता है। ये सिस्टम बहुत डेमोक्रेटिक नजर आता है, लेकिन इसमें भी पेच है। लोकल लेवल के चुनाव से लेकर नेशनल पीपल्स कांग्रेस के चुनाव तक होने वाले सभी चुनावों में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का पूरा कंट्रोल रहता है। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के चुने हुए कैंडिडेट्स ही चुनाव लड़ते हैं। ये तो हो गई चीन की बात। अब आते हैं भारत पर। क्या भारत मल्टी पार्टी सिस्टम से वन पार्टी नेशन बन रहा है? क्या ये भारत में पहली बार हुआ है? ये वन पार्टी सिस्टम से कितना अलग है और ये ट्रेंड क्या चीन जैसी सिचुएशन की तरफ जा रहा है? इसे समझिए संवैधानिक एक्सपर्ट से। जो आपने सवाल किया कि 10 सालों से एक पार्टी जो है वो चुनाव जीत रही है और उसके चुनाव को जीतने के कारण क्या एक ऐसी स्थिति आ गई है कि हम कह सकते हैं कि भारत में वन पार्टी रूल या एक दल का शासन आ जाएगा, जैसे आप कह रहे हैं कि आदित्य ठाकरे ने भी ऐसी आशंका जताई है। तो एक चीज तो हमें यह समझने की जरूरत है कि भारत में यह पहली स्थिति नहीं आई है जहां पर एक पार्टी को लगातार 2 चुनाव में जीत मिली है, और ऐसा भी नहीं है कि यह पहला वक्त है जहां पर एक पार्टी का बहुत सारे राज्यों में एक पार्टी की सरकारें हैं। उसके पहले इंदिरा गांधी के समय में ऐसा था, हालांकि इंदिरा गांधी ने बाद में एक घोषित रूप से इमरजेंसी भी लगाया, पर उससे ज्यादा मजबूत स्थिति में वो जवाहरलाल नेहरू के समय था। और उस समय की स्थिति का वर्णन करने के लिए कई बार कांग्रेस सिस्टम या कांग्रेस प्रणाली शब्द का इस्तेमाल किया गया प्रसिद्ध समाज वैज्ञानिक रजनी कोठारी के द्वारा। और हमें यह समझने की जरूरत है कि जो भी एक लोकतंत्र होता है उसमें जब एक दल काफी बड़े प्रभुत्व की स्थिति में आ जाता है तो एक दल के प्रभुत्व की व्यवस्था भी उस दौर को कहा गया। उस दौर का मतलब नेहरू के दौर को। तो उस और ऐसा नहीं था कि लोकतांत्रिक अधिकारों के लिहाज से वो एक स्वर्ण काल था, हालांकि आज की तुलना में उसको स्वर्ण काल ही बोल सकते हैं, पर वहां भी नागरिक अधिकारों पर कुछ पाबंदियां लगाई गई। जब सरदार पटेल गृह मंत्री थे तभी एक ऐसा कानून बन गया था। वह उस समय भी केरल की सरकार बर्खास्त की गई। उस समय भी बहुत सारे राज्यों में कांग्रेस की सरकारें थी। लेकिन मैं आज की स्थिति पर आने से पहले सिर्फ मैं ये बोलना चाहूंगा कि जब रजनी कोठारी ने कांग्रेस प्रणाली शब्द का इस्तेमाल किया तो उसका मतलब यही था कि उस प्रणाली के भीतर जो अलग अलग तरीके की आवाजें हैं देश की लोकतंत्र के भीतर, उसी में वो उभर रही हैं और उसी में वो समाहित हो रही हैं और उनको एक स्पेस मिल रहा है। लेकिन हम सब जानते हैं कि धीरे धीरे करके इस प्रणाली की खामियां भी सामने आई, यानी कि इसमें प्रभुत्वशाली जातियां तो आ जा रही थी लेकिन जो पिछड़ी जातियां थी उनको उस तरीके से जगह नहीं मिल रही थी। और राम मनोहर लोहिया ने फिर उन्हीं को गोलबंद करके एक वैकल्पिक राजनीति तैयार की। अभी जो चीन और रूस की बात कही जा रही है तो वहां उसके बारे में भी हम समझ लें कि चीन में शायद हम में से बहुत सारे लोगों को जब कहा जाए तो हम लोग को यही लगेगा कि वहां सिर्फ एक पार्टी है जो वहां की कम्युनिस्ट पार्टी है, और कई छोटे छोटे दल भी वहां पर हैं, लेकिन उनका कोई मायने या उनका कोई महत्व नहीं है। जब चुनाव होता है तो एक ही पार्टी जीतती है। सोवियत यूनियन तो अब रहा नहीं। रूस में जो स्थिति है वो ये है कि पुतिन साहब लगातार 20 सालों से भी ज्यादा समय से शासन में बने हुए हैं। उनके जो विपक्षी होते हैं वो या तो बिल्कुल निष्प्रभावी होते हैं या फिर थोड़ा सा प्रभावी होते ही उनकी हत्या हो जाती है, किसी की मृत्यु हो जाती है।
तो वो एक स्थिति है कि वो एक दल का शासन एक बिल्कुल व्यवहारिक रूप में है। अब जब हमारे यहाँ इस बात का खतरा जताया जा रहा है, तो खतरा जताने का कारण यह है कि जो भी चुनाव अगर विपक्षी दल जीतते हैं, उन चुनावों को भी एक तरीके से निष्प्रभावी करने की एक प्रवृत्ति सामने आई है। अब जानिए, क्या पॉलिटिकल पार्टियों के बिना भी डेमोक्रेसी उतनी ही मजबूत रहेगी? देखिए, हमारे देश में भी और दूसरे देशों में भी इसके बहुत सारे दार्शनिकों ने इसकी कल्पनाएं की कि जो पार्टी बंदी है, यानी कि दो दल होंगे, प्रतियोगी लोकतंत्र होगा, उससे कुछ समस्याएं आती हैं, लोगों में कटुता आती है। तो महात्मा गांधी ने जो अपने ग्राम स्वराज की बात की, उसमें जो ग्राम स्वराज था उसका अर्थ यही था कि वहां पर ग्राम सभा में लोग बैठें, अपने मामले को सुलझाएं और अपने जीवन के कुछ बड़ी चीजों को छोड़कर वो आम तौर पे बाकी चीजों के लिए खुद पर ही निर्भर रहे, और एक ओशियनिक सर्किल की वो बात करते हैं। एम.एन. रॉय ने भी इस तरह की बात की और उन्होंने भी पार्टी सिस्टम को बहुत अच्छी नजर से नहीं देखा। जयप्रकाश नारायण भी पार्टी सिस्टम को बहुत आदर्श स्थिति में नहीं देखते थे। लेकिन वास्तविकता ये है कि जब हम एक बड़े स्तर पर लोकतंत्र को क्रियाशील करने की बात करते हैं, तो वहां पर हमें फिर रिप्रेजेंटेटिव्स की जरूरत होती है, और जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके चुनाव या प्रतिनिधि जो हैं उनके चुनाव के लिए जो राजनीतिक दल हैं, जो विचारधारा के आधार पर अलग अलग हितों का प्रतिनिधित्व करने के आधार पर गठित होते हैं, उनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ये जो लोकतंत्र हो सकता है पार्टी के बगैर, यह सोचना आज के दौर में काफी मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि आप कल्पना कीजिए कि दिल्ली में एक विधानसभा क्षेत्र है और उस विधानसभा क्षेत्र में हमें लोगों को एक साथ बिठाकर बातचीत करनी है। मतलब ये रोचक चीज इसलिए है क्योंकि एरिस्टोटल के समय इसी तरीके से लोकतंत्र हुआ करता था। ग्रीक सिटी स्टेट्स में जो एथेंस था और दूसरी जगहों पर इसी तरीके से लोग एक सभा में मिलते थे, बातचीत करते थे। पर वहां भी उस समय भी 60,000 अधिकतम संख्या होती थी और उसमें भी कई तरह की समस्याएं थी कि जो ज्यादा दबंग होता था, जिसको ज्यादा वाक्पटु होता था, वो बोल पाता था। तो यहाँ क्या आप कल्पना कीजिए कि क्या हम दिल्ली विधानसभा में एक विधानसभा क्षेत्र के सभी एडल्ट लोगों को एक स्टेडियम में बुलाकर किसी मुद्दे पे डिस्कशन कर सकते हैं? तो मुझे लगता है कि अगर वो नहीं हो सकता है तो फिर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की जरूरत पड़ेगी। तो क्या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हम सिर्फ व्यक्तियों के आधार पर चला सकते हैं? वो एक तरीका हो सकता है, लेकिन वो निर्दलीय उम्मीदवारों की व्यवस्था इसीलिए की गई है। लेकिन जब अलग अलग दल बनते हैं तो एक बड़ी जनसंख्या वाले देश में या एक बड़ी जनसंख्या वाले समाज में लोकतंत्र को क्रियाशील करने के लिए ये जो पार्टी सिस्टम है वो एक सहायक के रूप में सामने आता है। उसकी अपनी कई तरह की सीमाएं हैं, उसकी कई तरह की आलोचनाएं हुई हैं, जिसकी कुछ बिंदुओं की तरफ मैंने पीछे इशारा किया। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये एक अपरिहार्यता के रूप में, एक अनिवार्यता के रूप में हमारे सामने मौजूद है। आज के एपिसोड में इतना ही। ये तमाम जानकारी आपके लिए इकट्ठा की थी हमारे साथी आकाश सिंह ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।